तो बच्चों अपन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 वर्कबुक 8। इन द फिगर शोन द मास ऑफ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी आदमी और मास प्लेटफॉर्म दोनों का मास सेम दे रखा है। विथ व्हाट फोर्स शुड अ मैन पुल द रोप डाउन टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आदमी इक्विलिब्रियम में रहेगा तो प्लेटफॉर्म भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हम बात करते हैं कि माना आदमी T2 टेंशन से खींच रहा होगा रस्सी को, तो अपन बात करते हैं कि इस रस्सी में टेंशन अपन ने माना T1, तो यहाँ भी टेंशन होगा T1, क्योंकि ये पूरी रस्सी देखिए बच्चों, ये पूरी रस्सी एक ही है। मैं आपको थोड़ा हाइलाइटर से दिखाता हूँ। ये जो पूरी रस्सी है, ये जो घूम के आ रही है, ये ध्यान दीजिए, एक ही रस्सी है। इस पूरे रस्सी में जो टेंशन होगा वो T1 होगा। तो देखिए हम सबसे पहले प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाते हैं। प्लेटफॉर्म का एफबीडी में अपन बात करते हैं कि यहाँ पर भी ऊपर T1 लगेगा और यहाँ भी T1 लगेगा। तो हमने प्लेटफॉर्म में 2 T1 हमने आपको दिखा दिए। फिर इस रस्सी में अपन ने टेंशन माना T3, तो एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर लगेगा T3। फिर आदमी और प्लेटफॉर्म के बीच में एक नॉर्मल होगा, जो प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल लगेगा नीचे और आदमी पे नॉर्मल लगेगा ऊपर, और प्लेटफॉर्म का एक mg। ये अपना हो गया प्लेटफॉर्म का एफबीडी। अब बात करते हैं इस आदमी का एफबीडी। आदमी पे एक लग रहा होगा नीचे mg, जो कि ये अपन ने दिखा रखा है। एक आदमी के ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और एक आदमी जिस रस्सी को खींच रहा है, तो आदमी के ऊपर भी एक टेंशन लग रहा होगा, वो लग रहा होगा T2, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल। तो बात करते हैं आदमी के ऊपर, नीचे mg, ऊपर T2 और ऊपर नॉर्मल। तो क्लियरली हम यहाँ बोल सकते हैं बच्चों कि जो T2 होगा वो 2T1 के बराबर होगा। हम बोल सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। फिर वैसे ही T3 होगा, वो भी 2T1 के बराबर होगा। तो अपन ने क्या देख लिया, T2 जो है वो 2T1 के बराबर है और ये T3 के बराबर है। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं। जो आदमी पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है T2 और ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, यानी T2 प्लस नॉर्मल का जो वैल्यू होगा वो mg के बराबर होगा। ये पहला इक्वेशन अपन ने देखा। m का वैल्यू कितना दे रखा है, 60 kg क्वेश्चन में दे रखा है। प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो नेट ऊपर की तरफ फोर्स जो है वो है T3 प्लस T1 2T1 इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स कितना है, mg प्लस नॉर्मल। ये दूसरा इक्वेशन है बच्चों। जब सॉल्व करते हैं तो जब इसको जोड़ते हैं तो अपना इक्वेशन आएगा T2 प्लस T3 प्लस 2T1 इज इक्वल टू mg, 2mg। T2 कितना है, T2 की जगह पे T2 ही लिखते हैं, 2T1 की जगह पे भी T2 लिखते हैं, यानी वैल्यू आ जाएगी 3T2 इज इक्वल टू 2mg। देखिए T3 की जगह पे हमने T2 लिख दिया और 2T1 की जगह पे भी अपन ने T2 लिख दिया, यानी जो T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3, m कितनी है 60 इंटू जी कितनी है 10, तो वैल्यू हो जाएगी 20, यानी T2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 400 न्यूटन। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुल्ली P इज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। देखिए ये अपना पुल्ली है, तो अपन बोलते हैं कि देखिए यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो ये भी नीचे की तरफ mg लगाएगा और ये भी नीचे की तरफ mg लगाएगा। ऊपर लगेगा टेंशन, ऊपर लगेगा टेंशन, कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगा नहीं, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये बातें सबको समझ में आ गई होगी। अगर सबको इतनी बातें समझ में आई होगी तो अपने को ये भी समझ में आया होगा कि अगर इक्विलिब्रियम में ब्लॉक रहेगा तो जो रस्सी में टेंशन होगा वो mg के बराबर होगा। तो अपन इस पुल्ली के बारे में अगर बात करते हैं, P पुल्ली के बारे में बात करते हैं, तो हम सबसे पहले P पुल्ली अपन बना लेते हैं। इस पुल्ली पे 2 टेंशन लगेगा, एक टेंशन लगेगा इस तरफ और एक टेंशन लगेगा इस तरफ। इस टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक नीचे की तरफ और एक इधर की तरफ। इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट आएगा अपने पास इस पुल्ली पे फोर्स, वो दोनों फोर्स नीचे की तरफ आएगा। तो अपन बात करते हैं, तो स्ट्रिंग नेट फोर्स जो लगाएगी वो नीचे की तरफ लगाएगी,
क्योंकि बच्चों जो स्ट्रिंग इधर वाली फोर्स लगा रही है वो तो एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। तो स्ट्रिंग के अगर बात करें कि अगर ए अपना 60 डिग्री है तो हो जाएगा टी कॉस 60, और ये भी होगा है 60, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी टी कॉस 60। तो जो स्ट्रिंग नेट फोर्स लगाएगी वो हो जाएगी नीचे की तरफ 2t cos 60, यानी 2 mg cos 60 का वैल्यू 1/2, यानी जो वैल्यू होगा नेट फोर्स जो नीचे लगेगा वो mg के बराबर होगा। यानी अपना ए ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बच्चे अलग अलग अटेम्प्ट करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक मैं अप्रोच बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सिस को इधर ऐसे समझते हैं कि एक ए हो गया और एक ए हो गया, तो सारे फोर्सेज को इसके लॉन्ग रिजॉल्व करके नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें आपका काम बढ़ जाएगा। क्यों काम बढ़ेगा, कि जैसे आप एक ए और एक ए एक्सिस मानते हो, दोनों तरफ अगर रिजॉल्व करके नेट फोर्स करने की जीरो करते हो किसी भी फोर्स को, तो अपन बात करते हैं कि हर एक फोर्स का कंपोनेंट आपको इन दोनों की तरफ लेना पड़ेगा, जिसके कारण से आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो हम बात करते हैं कि हम क्या करें। देखिए आपका एक टेंशन है इधर, एक नॉर्मल है और एक नॉर्मल है, एक प्लेन है। ये जो नॉर्मल लग रहा है इस वाले ब्लॉक पे इधर लग रहा है, ये लग रहा है अपना n2 n1, 2 है तो क्या हो जाएगा अपना ये n2 होगा, और इस पे लग रहा है इधर n1। अपन ऐसा करते हैं कि एक एक्सिस अपन ए ले लेते हैं और एक एक्सिस अपन ए ले लेते हैं n2 वाली, सॉरी एक एक्सिस अपन n1 वाली ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो n1 का तो कंपोनेंट अपने को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, n1 और n2 आपस में एक दूसरे को देखेगा। लेकिन अपन सीधे बोल सकते हैं कि चूंकि ये जो स्फीयर है इस एक्सिस पे कहीं नहीं स्लाइड कर रहा है, यानी इस तरफ तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर हम अपनी एक्सिस ए वाली लेंगे तो n1 का कंपोनेंट नहीं आएगा इधर, तो सिर्फ n2 का कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। तो जो n2 का कंपोनेंट आएगा, लेट अस सपोज मानिए कि आपका ये n2 इस डायरेक्शन में है, तो n2 का दो कंपोनेंट आएगा। एक इधर की तरफ आएगा n2 sin 37 और इस तरफ आएगा n2 cos 37। तो हम क्लियरली, अच्छा नीचे आएगा अपना mg, mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg sin 37 और mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 37। अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ब्लॉक का कितना मूवमेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। यानी ऊपर की तरफ इधर की तरफ फोर्स कितना है n2 sin 37, यानी हम बोल सकते हैं कि जो n2 sin 37 का वैल्यू होगा वो mg sin 37 के बराबर होगा। sin 37 से sin 37 की वैल्यू कैंसिल, n2 का वैल्यू होगा वो mg के बराबर होगा। तो यहाँ से अपना ए ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू अ आइडियल स्प्रिंग एंड स्प्रिंग लाइज इन वर्टिकल प्लेन एज शोन। आपको क्वेश्चन में दिखा रखा है। Initially the supporting plane is placed so that spring remains in its natural length, then the plane is moved very slowly downwards. The graph showing variation of normal reaction applied by mass on supporting plane with distance traveled by block h. Okay. चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्प्रिंग और एक मास है जो कि एक सपोर्टिंग प्लेन पे रखा हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इनिशियली स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में होता है, देन द प्लेन वेरी मूव स्लोली डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे प्लेन क्या करता है नीचे आना शुरू करता है धीरे धीरे। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय मास सपोर्टिंग प्लेन विथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉकेज। क्या होगा बच्चों कि जैसे जैसे सपोर्टिंग प्लेन नीचे आएगा, लेट अस सपोज मानिए कि इनिशियली प्लेन यहाँ पर था, फिर जब प्लेन यहाँ आया तो ब्लॉक थोड़ा स्प्रिंग नीचे आने की कोशिश करेगी, तो ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, ब्लॉक पे नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल।
तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं n प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम जी। तो n का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी माइनस के एक्स। तो बच्चों अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं n और x का, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ये वाली बनेगी, जहाँ ए वाली वैल्यू होगी एम जी और ए वाली वैल्यू होगी x मैक्सिमम। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है सी। चलिए थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व थी इसमें। अगर आपको ए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने नहीं आती है, हालांकि ये y इज इक्वल टू, इसको सिंपली समझिए y, इसको समझिए m, x प्लस सी, बहुत ही सिंपल है। n इज इक्वल टू माइनस का के एक्स प्लस एम जी। 10वीं क्लास में हम सब ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी सीखी थी, तो इस तरीके से अपना आंसर हुआ सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W हैंग्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड B। ये जो चेन है फ्लेक्सिबल चेन है, ये W है, ए और B के बीच में हैंग कर रहा है सच दैट दोनों जगह पे थीटा बना रहा है, सोन इन फिगर। एट द सेम लेवल द वेक्टर फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन ईच पॉइंट एंड द टेंशन एट चेन एट लोएस्ट पॉइंट इज। आपको बताना है टेंशन इस जगह पे और लोएस्ट जगह पे कितना होगा। चलिए, अपने को पता है कि अगर ये चेन कुछ एक ऐसे कर्व में लटकी हुई है, तो जो टेंशन होगा वो इस जगह पे इस तरफ होगा और इस जगह पे इस तरफ होगा। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है आपका, तो अपना ए वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा। तो टेंशन का ए वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। अच्छा, वैसे ही सेम हम बोल सकते हैं कि ये होएगा 90 माइनस थीटा, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, और नीचे कितना आएगा एम जी। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें तो हम बोलेंगे 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो t इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 साइन थीटा, यानी W/2 साइन थीटा। तो अपना पहला तो टेंशन आ गया, ए और बी पॉइंट पे टेंशन एट ए इज इक्वल टू टेंशन एट बी इज इक्वल टू W/2 साइन थीटा आ गया। अब हम बात करते हैं इसका एक इधर वाला भी कंपोनेंट होगा जो कि इसकी वैल्यू होगी टी कॉस थीटा। तो इस पॉइंट पे भी टेंशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एक इस तरफ होगा। हम सिर्फ और सिर्फ इतने वाले चेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरफ एक होगा टी डैश। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टी डैश की वैल्यू होगी वो होगी टी कॉस थीटा। तो अपना जो वैल्यू आता है जो टी डैश की वैल्यू आएगी वो होगी टी कॉस थीटा, यानी अपना जो करेक्ट ऑप्शन होता है टी कॉस थीटा। और टी की वैल्यू कितनी है? W/2 साइन थीटा, यानी टी डैश इज इक्वल टू टी W/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टी डैश की वैल्यू आई वो कितनी आई? W/2 कॉट थीटा। तो यानी अपना जो टेंशन एट मिड पॉइंट जो आएगा वो आएगा W/2 कॉट थीटा, यानी अपना जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ सी।